students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today, as you all know, we have started the series of important PYQs of class 12th biology, okay, for CBSE board exam 2024-2025. Okay, so this is the last video of that series. So today we are going to discuss the last unit of class 12th biology, that is the ecology unit. Okay, so under this unit हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13. ओके, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट इकोलॉजी, मतलब चैप्टर 11, 12 एंड 13 के कंपाइल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज प्लस जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा है, ऑफिशियल सैंपल पेपर फॉर 2024-2025 बोर्ड एग्जाम, उसके भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे. ओके, सो under the ecology unit you have 3 chapters. Chapter number 11, that is organisms and population, chapter number 12, that is ecosystem, and chapter number 13, that is biodiversity and conservation. तो इन तीनों चैप्टर्स के हम पीवाईक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो ये जो पूरा का पूरा यूनिट है वो आपको पेपर में 10 मार्क्स का आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2023 में ये पेपर में आया गया है. अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्री एंड सर्टेन वास्प इज एन एग्जांपल ऑफ. तो ये जो फिग्स एंड वास्प का जो इंटरेक्शन है वो किसकी एग्जांपल है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके, सो म्यूचुअलिज्म इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज. तो ये भी 2023 का एक क्वेश्चन है, एक सेट में आया था. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बेटा यहाँ पे दोनों ही आंसर यहाँ पे ये वाले ठीक हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी. अगर हम एनर्जी के परस्पेक्टिव में बात करें तो किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर आएगा एनर्जी के परस्पेक्टिव में. अगर हम वेट के परस्पेक्टिव में बात करें तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये आपके पास यूनिट आते हैं. ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए भी है एंड सी भी है. ओके जी, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं पेपर में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरेक्शंस वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सारी की जो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका 2024 में पेपर में आ गया है. इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन बट नॉट टू एन इंडिविजुअल आर. तो पॉपुलेशन के बिलोंग करता है बट इंडिविजुअल के बिलोंग नहीं करेगा. कौन कौन से यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. तो बेटा आप याद रखेंगे जो बर्थ रेट, डेथ रेट, ये भी आपका क्या है? ये एट्रीब्यूट है फॉर द पॉपुलेशन. ओके, बट नॉट द इंडिविजुअल. ओके, एंड जो आपका सेक्स रेशियो है वो भी आपका क्या है? एट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन बट नॉट द इंडिविजुअल. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. दैट इज ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ये 2022 में ये पेपर में आया था. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स एंड द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ द हर्बीवोर्स एज वेल एज द डीकंपोजर्स आर रेफर्ड टू एज. तो इसका आंसर आ जाता है बेटा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसका ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो जीपीपी है वो क्या है? टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द प्रोड्यूसर्स विच इज डिफरेंट कंसेप्ट फ्रॉम द बायोमास. ठीक है, जो कि बायोमास से डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे किसका पूछा गया है? बायोमास का पूछा गया है, तो आपका आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट एग्जिबिट अ पैरासिटिक रिलेशनशिप. पैरासिटिक रिलेशनशिप का कौन सा एग्जांपल नहीं है? डज नॉट लिखा है. ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली इन द एग्जाम. तो आपका हेड लाइज इन ह्यूमंस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक. Cuscuta on a mango tree, this is also the example of parasitic. Ticks on dogs, this is also the example of the parasitic relationship. तो कौन सा parasitic relationship का ऑप्शन नहीं है? That is the option number C, female anopheles. Okay, so why? Because female anopheles feed on the blood. Okay, and it is considered as a vector, not parasite. Okay जी, and it does not live inside the host. That's why it does not exhibit a parasitic relationship. ठीक है, तो जितने भी इंटरेक्शंस है, पैरासिटिक, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ओके, सो ये सारी की सारी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस या सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, एज पायरामिड से क्वेश्चन है, ये 2022 में आया गया है. द स्टेटस ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन रिफ्लेक्टेड इन द ह्यूमन एज पायरामिड गिवन बिलो. आपको ये पायरामिड दिया गया है, तो आपको बताना है ये किस तरह का पायरामिड है. तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको 3 तरह के पायरामिड्स हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग. तो आप देख लो ये किससे मैच करता है? दैट इज द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. तो आप याद रखोगे बेटा, जो एक्सपेंडिंग है वो ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप.
ओके। स्टेबल जो है दैट इज बेल शेप्ड, बेल शेप्ड, एंड जो डिक्लाइनिंग है दैट इज ऑन शेप्ड, ऑन शेप्ड। ठीक है, तो ये एज पिरामिड से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज 2023 में पूछा गया बेटा ये, ह्यूमन सेटलमेंट ऑफन लीड्स टू हैबिटेट लॉस व्हिच लीड्स टू द फ्रेगमेंटेशन फॉर्मिंग स्मॉलर पैचेस ऑफ द हैबिटेट्स। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ अ स्मॉल पैच डिफर्स फ्रॉम द लार्ज पैच ऑफ द सेम हैबिटेट। तो ये आपका लास्ट चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट इज इन्वेसिव स्पीशीज विल नेवर बी सीन हियर, ओके, एंड थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। ओके, सो आपको सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ स्मॉल पैच डिफर फ्रॉम द लार्ज पैच ऑफ द सेम हैबिटेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है। ठीक है, IUCN से पूछा गया है, जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक क्या, एक ये पूरा का पूरा बुक है, डॉक्यूमेंट है, जो कि जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनका डाटा उसमें लिखा गया है। तो IUCN red data list in the last 500 year documents the extinction of nearly 784 species including, तो 784 species का उसमें दिया गया है, तो इंक्लूडिंग आपको इन्वर्टिब्रेट्स का नंबर बताना है। तो इन्वर्टिब्रेट्स का आपका नंबर हो जाएगा दैट इज 359 इन्वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये एनसीईआरटी में आपकी गिवन है, एनसीईआरटी में आपकी गिवन है। आउट ऑफ 784 स्पीशीज आपका 338 स्पीशीज हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, 359 स्पीशीज हैं इनवर्टिब्रेट्स, ओके, एंड 87 स्पीशीज हैं आपकी प्लांट्स की। ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट्स कितनी है, 359, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लास्ट हम एमसीक्यू देख लेते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी। ये बेटा पूरी की पूरी लाइन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है जब हम मूव करते हैं अवे फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है दैट इज ये भी 2024 में पूछा गया है, ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। वो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आपको दे रखा है जो कि एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ए है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच ग्रोथ कर्व ए एंड ग्रोथ कर्व बी प्लॉटेड इन द ग्राफ आर पॉसिबल। ये ग्रोथ ए कर्व है, ये बी कर्व है। ठीक है, ए कर्व है दैट इज जे शेप्ड, ओके, एंड बी कर्व इज द एस शेप्ड। ओके, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन है, आपको कंडीशंस बतानी है, कौन सी कंडीशन में ग्रोथ ए है। द ग्रोथ ए कर्व दैट इज जे शेप, एक्सपोनेंशियल शेप है। व्हेन रिसोर्सेज आर प्लेंटीफुल, जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, पॉपुलेशन के पास बहुत ज्यादा स्पेस हो सर्वाइव करने के लिए, और कंपटीशन क्या हो, कम हो, तो ग्रोथ ए हमारे पास आता है। ओके जी, कर्व बी जो है, कर्व बी दैट इज एच शेप्ड है, लॉजिस्टिक कर्व बता रहा है, जब रिसोर्स हमारे पास क्या हो, लिमिटेड हो, लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स, इवेंचुअली फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव। ओके जी, नेक्स्ट बी पार्ट है, मेंशन व्हाट डज के इन द ग्राफ रिप्रेजेंट। तो के हमारे पास कर्व बी में दिख रहा है। ठीक है, के इज द beta what is k, k is the carrying capacity. What is carrying capacity? It represents the size of the population that the environment can hold by providing necessary resources. Okay, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, dn by dt is equal to r n k minus n by k, and here is the population density, r is the intrinsic rate of natural increase and k is the carrying capacity. तो आपको ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दो तरह के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स होते हैं, जे शेप्ड, एस शेप्ड, क्या क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं, इन डेरिवेशंस का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी कुछ सब्जेक्टिव टाइप के रिलेटेड ये क्वेश्चन देखा गया है। देखो बेटा, आपके पास यहाँ पे ये दे रखा है दैट इज द गिवन बिलो ऑफ द अर्थ विद रीजन्स मार्क ए एंड बी, मार्क ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है, राइट द ऑब्जर्वेशन मेड रिगार्डिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी का बताना है आपको। स्पीशीज डाइवर्सिटी व्हेन मूविंग फ्रॉम रीजन ए टू बी, जब हम ए टू बी रीजन में जाएंगे तो ए कहाँ किसके नियर बाय है, इक्वेटर के नियर बाय है। तो अगर इक्वेटर के नियर बाय है तो जो ये कौन सा रीजन होगा, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन होगा जहां पे स्पीशीज रिचनेस होगी। ठीक है जी, स्पीशीज रिचनेस होगी, क्लाइमेट इसका सर्वाइवल होगा, सर्वाइव करने के लायक होगा। जब हम ए टू बी मूव करेंगे, जब हम ए टू बी मूव करेंगे तो स्पीशीज क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी, क्योंकि बी क्या है, इक्वेटर से दूर है, टुवर्ड्स पोल, ये पोल है, ये भी पोल है। ठीक है, तो जब टुवर्ड्स पोल जाएंगे तो स्पीशीज डिक्रीज करेगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हार्श क्लाइमेट होगा, हार्श क्लाइमेट से क्या होगा, फ्यू रिसोर्सेज होंगी और लेस डाइवर्सिटी होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे ए टू बी, ए इज इक्वेटर, नियर टू इक्वेटर, बी इज नियर टू पोल।
स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस व्हाई ए, जो रीजन ए है ट्रॉपिकल रीजन है, हैविंग मोर स्टेबल क्लाइमेट एंड ग्रेटर रिसोर्सेज, सो वाइडर वेराइटी होगी। बी रीजन जो है दैट इज पोलर रीजन है, हार्श क्लाइमेट होगा, फ्यू रिसोर्सेज होंगे, लेस डाइवर्सिटी होगी। ओके, सो ये इस तरह से आपको सब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है स्टेटिंग द रीजन, मेंशन द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द बर्ड स्पीशीज रिकॉर्डेड इन इंडिया। तो 1300 स्पीशीज हैं जो रिकॉर्ड हो गई हैं, स्पीशीज ऑफ बर्ड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इंडिया। लास्ट रीजन है, लास्ट जो है आपका, नेम द रीजन इन द वर्ल्ड दैट रिकॉर्ड्स द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखी गई है? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ब्राजील में देखी गई है। ओके, क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट इसका क्लाइमेट स्टेबल क्लाइमेट होता है, ग्रेट रिसोर्सेज होंगे, वाइडर वेराइटीज होंगी। ओके, जो कि ब्राजील में है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल जो कि आपका प्रोडक्टिविटी से है। ठीक है, तो इसका एक ही जो फॉर्मूला है दैट इज एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। ये 2025 जो सैंपल पेपर है उसमें दिया गया है। तो पहला पार्ट देख लेते हैं। इट वाज एस्टिमेटेड दैट आपको जीपीपी गिवन है 400, ओके, एंड 150 आपको क्या गिवन है? रेस्पिरेशन आर। तो आपको निकालना क्या है? आपको एनपीपी निकालना है। तो एनपीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा जीपीपी माइनस आर। जीपीपी 400 माइनस 150 दैट इज 250 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है बेटा, assume that the GPP फॉरेस्ट ए, जीपीपी 3 फॉरेस्ट का आपको दे रखा है, फॉरेस्ट ए का है जीपीपी सेम, ठीक है, फॉरेस्ट बी का भी जीपीपी सेम है और फॉरेस्ट सी का भी जीपीपी सेम है। ठीक है, तो जीपीपी अगर सारे फॉरेस्ट के सेम हो, अगर जीपीपी आपको सारे फॉरेस्ट के सेम दे रखे हैं तो, और आपको क्या दे रखा है? एनपीपी तीनों फॉरेस्ट का, एनपीपी ए फॉरेस्ट का ये है, बी फॉरेस्ट का ये है एंड सी फॉरेस्ट का ये है। ठीक है, तो विच वन ऑफ दीज फॉरेस्ट हैज मैक्सिमम एनर्जी लॉस रेस्पिरेशन, मतलब आर निकालना है आपको। ठीक है, तो फॉरेस्ट अगर देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, जीपीपी तीनों फॉरेस्ट का सेम है, एनपीपी एक फॉरेस्ट ए बी सी, ए का क्या दे रखा है? दैट इज 1254 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, बी का क्या दे रखा है? 2157 एंड सी का क्या दे रखा है? 779। तो आपको क्या निकालना है? आर निकालना है, रेस्पिरेशन निकालना है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन से फॉरेस्ट का रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी लॉस किसका सबसे ज्यादा है। तो बेटा याद रखोगे आप, ठीक है, याद रखोगे आप कि अगर हमारे पास, हमें पता है एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, अगर if GPP is equal then we can manipulate the NPP equation। ठीक है, अगर इक्वल है GPP तो हम NPP को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द स्मॉलेस्ट NPP, जिसका सबसे कम NPP है, मतलब फॉरेस्ट सी का सबसे कम NPP है, दैट इज नेट प्रोडक्टिविटी, कोरस्पॉन्ड टू द लार्जेस्ट रेस्पिरेशन। तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, एनर्जी लॉस क्या करेगा? सबसे ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे एनपीपी सबसे कम किसका है? फॉरेस्ट सी का है। तो आर सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होगा? आर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा फॉरेस्ट सी का। तो दिस मीन्स द स्मॉलेस्ट एनपीपी कोरस्पॉन्ड टू द लार्जेस्ट रेस्पिरेशन, दिस दैट इज फॉरेस्ट सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखिए बेटा इस बार देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सैंपल पेपर में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ट्रॉपिकल रीजन हार्बर मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट रीजन। ओके, तो ट्रॉपिकल रीजन how have biologists tried to explain in their own ways explain। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर 2024 में। देखो बेटा ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, that the tropics harbor more species than the temperate or the polar regions। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट ने कैसे एक्सप्लेन किया? तो ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी से आप पढ़ लोगे, इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस, इन्होंने निकाली 3 हाइपोथेसिस ए बी एंड सी। ए क्या है? स्पेसिएशन इज जनरली a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitude have remained relatively undistributed for millions of years, thus had long evolutionary time for species diversification। एक hypothesis तो ये है। दूसरी hypothesis है B, tropical environments unlike temperate ones are less seasonal, okay, relatively more constant and predictable, such constant environment promote niche specialization and lead to the greater species diversity। Second is this hypothesis and third is there is more solar energy available in the tropics, that's why higher productivity। ठीक है, तो वो ग्रेटर डाइवर्सिटी शो करती है। तो ये 3 जो हाइपोथेसिस हैं ये इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने इसको हाइपोथेसाइज करा और आपको इन तीनों को इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको 3 इसके आ जाएंगे इसके पॉइंट्स। ओके, तो देखो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको अगर पता होगी तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, 2024 में पेपर में आया था,
ये इकोलॉजिकल पिरामिड से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स है आपको, ठीक है, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। आपको तीनों के तीनों एनसीईआरटी में ये देखो तीनों गिवन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपराइट और इन्वर्टेड शेप इनकी क्यों है, और इनकी एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखी हैं, ठीक है। कई बार पेपर में पूछते हैं कि पिरामिड ऑफ जो एनर्जी है, ठीक है, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो अपराइट हमेशा अपराइट या स्ट्रेट ही रहता है, वाई, ओके। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। आपको एग्जांपल्स भी देखो, देखो जहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास दे रखा है, इन्वर्टेड है, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ द जू प्लैंक्टन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। बी है पिरामिड ऑफ बायोमास शोन शार्प डिक्रीज इन द बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। एंड ये आपको पिरामिड ऑफ नंबर दे रखा है ग्रासलैंड का, ठीक है, जो कि स्ट्रेट है, ठीक है जी। तो ये आपको सारे के सारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में भी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की लिमिटेशंस आपको बतानी है। तो ये देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है, सर्टेन लिमिटेशंस such as it does not take into account of the same species belonging to or more trophic levels, ठीक है, 2 और more trophic levels अगर हों तो पिरामिड्स बनाने मुश्किल हैं। तो सिंपल जो फूड चेन्स हैं उन्हीं के इकोलॉजिकल पिरामिड्स बन सकते हैं, बट अगर हम फूड वेब की बात करें तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स नहीं बनाते, इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब। सो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ओके। तो लिमिटेशंस और उनकी जो टाइप्स हैं उनकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आता है आपका, ये 2019 में ये पूछा गया है, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट कंप्लीट। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हर एक स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। तो आपको ये आपको क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है एंड 4 क्या है, ठीक है। तो 1 इज बी, दैट इज natality rate, okay, that is birth rate. Next is I, immigration है, ठीक है। 3 आ जाता है मोर्टेलिटी, ठीक है। एंड लास्ट इज द डी, दैट इज ई माइग्रेशन, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला आता है एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेंशन द डिफरेंट वेज बाय विच द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज कैन बी मेजर्ड। तो 2 वेज बताने हैं कैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करें। एक आती है न्यूमेरिकल डेंसिटी, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। एक आता है बायोमास डेंसिटी, दैट इज बायोमास पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। इन 2 वेज से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेटेलिटी मोटेलिटी रेट के आपको क्या फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज इमाइग्रेशन, ई माइग्रेशन, ये सब कुछ आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के पर्सपेक्टिव में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बेटा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज फेसिंग एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ द स्पीशीज एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, एक्सप्लेन एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। तो आपके पास एनसीईआरटी में इसमें 4 आपके रीजंस दे रखे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पीशीज एक्सटिंक्शन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस and fragmentation, second is over exploitation, third is alien species invasion and fourth is the co-extinction। तो ये 4 आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं आपने एनसीईआरटी से। ये 4 रीजंस हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिससे क्या हो रहा है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2021 एंड 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, कैटल एंड गोट्स डू नॉट ब्राउज द कैलोट्रोपिस प्लांट। तो ये फिर से इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। कैटल और गोट्स ब्राउज नहीं करते हैं किसको, कैलोट्रोपिस प्लांट को। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बेटा याद रखना जो कैलोट्रोपिस है प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है एक हाईली पॉइजनस कार्डिया ग्लाइकोसाइड, ठीक है, जो कि हार्मफुल होगा किसके लिए, ग्रेजर्स के लिए, जो उसको ग्रेज करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, कैटल है एंड गोट्स है। दैट्स वाई cattle and goats do not browse the calotropis plant, okay। so cardiac glycosides क्या करते हैं, disrupt grazers reproduction or even kill, that's why cattle and goats do not browse the calotropis plant। तो ये भी इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एंड एवरी इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 2019 में न्यूमेरिकल से पूछा गया है, हाउ विल यू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द फिश इन अ लेक। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कैसे निकालनी है, मेजर्ड बाय नंबर ऑफ फिश पर ट्रैप इन अ लेक। इन अ पॉन्ड देयर आर 100 फ्रॉग्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रॉग्स 100 आ गए, 20 मोर वर बोर्न इन अ वीक। तो नंबर ऑफ फ्रॉग्स बोर्न 20। कैलकुलेट द बर्थ रेट, बर्थ रेट क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्रॉग्स बोर्न डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रॉग्स, 20 बाय 100, 0 के 0 कटेगा, दैट इज 0.2
ऑफस्प्रिंग्स ऑफ फ्रॉग पर ईयर, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे। इसके रिलेटेड डेथ रेट का आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट से भी कई बार न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट 2025 सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए क्यों, क्या रीजंस हैं। तो ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। नेम एंड एक्सप्लेन एनी टू कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज को एक्सटिंक्शन आ गया, एलियन स्पीशीज इन्वेजन आ गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन आ गया। वाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो बेटा मेन रीजंस आते हैं दो, दैट इज नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। तो ये दो तरह के आर्गुमेंट्स हैं। फर्स्ट इज नैरोली, दैट इज ह्यूमन बींग्स ड्राइव डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। नेचर से डायरेक्ट वो बेनिफिट्स ले रहे हैं, लाइक फूड, फायरवुड्स, फाइबर, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ये तो नैरोली आ गया। ब्रॉडली क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्लेज मेजर रोल इन मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉम वेरियस स्पीशीज एज वेल एज द इकोलॉजिकल सिस्टम। द डिफरेंट इकोलॉजिकल सर्विसेज आर अमेजोन फॉरेस्ट आ गया, पॉलिनेटर्स लाइक बीज, एस्थेटिक प्लेजर्स, बर्ड वॉचिंग, स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। तो ये सारे के सारे क्या आ गए, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। तो करके ये रीजंस हैं, कुछ रीजंस हैं why there is a need to conserve biodiversity. That's why हम हमें biodiversity conservation is very very important. तो ethical issues भी आपने पढ़ लेने हैं। कई बार अलग से ethical reasons पूछे जाते हैं कि biodiversity conservation के लिए ethical reasons बताओ, ठीक है। तो आपको ये भी पता होने चाहिए, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से है 2025 सैंपल पेपर में। अगेन कई बार इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन से पूछा गया है, इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इन सीटू का मतलब है नेचुरल हैबिटेट में ही उसकी कंजर्वेशन हो रही है। एक्स सीटू का मतलब है कि इट इज कंजर्वेशन ऑफ द सेलेक्टेड थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इन अ प्लेस आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। इन सीटू की एग्जांपल आ जाती है नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व। एक्स सीटू की आ जाती है बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज, जीन बैंक्स एक्सेट्रा। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो जो कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं मेथड्स, इन सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु कंजर्वेशन, ये आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। स्टेट द फीचर ऑफ द स्टेबल बायोडाइवर्सिटी कम्युनिटी। स्टेबल का मतलब है स्टेबिलिटी। द स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट show too much variation in the productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to the occasional disturbance. It must also be resistant to invasion by alien species. Stability का मतलब स्टेबल, स्टेबल कम्युनिटी, ज्यादा उसमें वेरिएशंस ना हो, ठीक है। तो ये आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 2023 में आया गया क्वेश्चन है, फूड वेब और फूड चेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपको फूड वेब यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। बहुत सारी फूड चेन्स को मिला के फूड वेब बनता है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई द 2 प्रोड्यूसर्स एंड 2 कार्निवोर्स शोन इन द फूड वेब। तो फूड वेब में देखो कार्निवर्स और आपको प्रोड्यूसर्स बताने। पहले प्रोड्यूसर्स, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ही होते हैं ना, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 आर प्रोड्यूसर्स एंड 6, 7, 8 एंड 9 आर द कार्निवर्स। प्रोड्यूसर्स ये हो गए कंज्यूमर्स, ये हो गए कार्निवर्स, ओके। तो ये आपको पता होने चाहिए ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है जी। बी पार्ट, इट इज पॉसिबल टू मेक द इकोलॉजिकल पिरामिड डिपिक्टिंग दिस फूड वेब, गिव रीजन। तो हम इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं बना सकते, हमने अभी पता लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कि उसमें फूड वेब अकोमोडेट नहीं हो पाते, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल फूड चेन्स के लिए है। तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द इकोलॉजिकल पिरामिड्स डिपिक्टिंग द फूड वेब बिकॉज इकोलॉजिकल पिरामिड्स does not accommodate food web as it assumes a simple food chain which almost never exists in nature, okay। तो ये फूड चेन एंड फूड वेब से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। 2 तरह की फूड चेन्स हैं आपके सिलेबस में, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार इसके डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। दैट इज द डेट्रिटस फूड चेन, डीएफसी, एंड जीएफसी दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, ओके। तो ये आपको दोनों के दोनों फूड चेन्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, फिर से इंटरेक्शन से क्वेश्चन है। इंटरेक्शंस, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको छोड़ना नहीं है। उसमें बेटा ब्रूड पैरासिटिज्म एंड कोएवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिज्म से क्वेश्चन है। व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म बेटा? brood parasitism is a fascinating example of the parasitism in which parasitic bird lays its eggs in the nest of the host and lets the host incubate them, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल कुकू एंड द क्रो, इन दोनों की जो पैरासिटिज्म है दैट इज द ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कोएवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिज्म। कोएवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिज्म का मतलब है द एवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर इन मैनी स्पीशीज ऑफ द फिग। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, फिग एंड वास्प, ठीक है।
तो ये आपको पढ़ लेना है, ब्रूड पैरासिटिज्म एंड को एवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिज्म। तो ये आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखी हैं, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी एंड नेम ऑफ द इंटरेक्शन। लाइक द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की टाइप्स क्या है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस व्हिच आर इन योर सिलेबस। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। द स्टडी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पीशीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ जो आपकी लास्ट चैप्टर में है वो दे रखा है। तो इस चैप्टर में दो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है, ठीक है, एक स्पीशीज रिचनेस एरिया वाला है, ठीक है जी, ओके। एंड जो हमने पढ़ा दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं इन तीनों चैप्टर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू एस वी जेड ए रिप्रेजेंट इन द गिवन सिलेबस ग्राफ। तो एस सी जेड एंड ए, एस इज द स्पीशीज रिचनेस, सी इज द वाई इंटरसेप्ट, जेड इज द स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड ए इज द एरिया, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है जी। What will be the range of the value of the Z line if we analyze the species area relationship among very large area like entire continent? अगर आपको रेंज बतानी है Z लाइन की, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट है जो, अगर हम पूरे के पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट की बात करें, तो अगर वैसे नॉर्मल रेंज होती है इसकी दैट इज 0.1 टू 0.2 फॉर द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और रीजन्स। अगर हम बड़े कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये स्लोप ऑफ लाइन मच स्टीपर हो जाती है और उसकी वैल्यू हो जाती है दैट इज 0.6 टू 1.2, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो अगर हम पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, एक तो ग्राफ्स जो हैं, दो ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उनके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन आपने छोड़ना नहीं है, उसमें ब्रूड पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, सारी की सारी इंटरेक्शंस एंड एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। एंड एज पिरामिड्स, एज पिरामिड्स जो है, ठीक है, एक्सपेंडिंग, डिक्लाइनिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्किप नहीं करने हैं। अगर कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो बेटा आपने डेफिनेशंस पेपर से पहले ही पढ़ के जानी है। डेटिवोर्ड्स क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन क्या होती है, एंडेमिज्म क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ये सारे के सारे इस चैप्टर में डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको बेटा पीवाईक्यूज की पूरी सीरीज चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, हमने सारे चैप्टर इसमें कवर करे हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज प्रेप बायोलॉजी, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।